नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में एक सिलसिलेवार उपन्यास पेश है आपकी खिदमत में। यह है इसका तीसरा अंक। नाम है गोली। एक ऐसी महिला की दास्तान जो रानी की तरह जिंदगी गुजारती थी राजमहलों में, लेकिन रानी नहीं थी। हीरे मोती जिसके लिए कंकड़ों के टुकड़े थे, लेकिन उसका अपना परिवार, उसका अपना पति, उसके अपने बच्चे उसकी छाया तक नहीं छू सकते थे। सब राजमहल के बाहर रहते थे और वो रहती थी राजमहल में, रानीवास में, राजा जी के साथ। तीसरा अंक है। इसे लिखा है गोली नामक उपन्यास को भारत के सबसे बड़े श्रेष्ठ साहित्यिक उपन्यासकारों में से एक श्री आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। यौवन की दहलीज पर हम दोनों चंद्रकला की भांति बढ़ती गई। ज्यों ज्यों मैं बढ़ती गई हमारा रूप निखरता गया। खासकर मेरे रूप की ख्याति सारे ठिकाने में फैल गई। कुंवरी तो ठिकानेदार की ही बेटी थी, पर मैं बेटी होने पर भी बेटी नहीं थी। रूप गुण में श्रेष्ठ होने पर भी तथा एक ही पिता की संतान होने पर भी मैं कुंवरानी की बराबरी नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जूठन खाती और उसकी उतरन पहनती। वो छप्पर खट पर सोती, मैं गुदड़ी पर। फिर भी कुंवरानी के मन में छोटे बड़े का कोई भाव नहीं था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, एक पल भी मेरे बिना रह नहीं सकती थी। मैं भी कुंवरानी को बहुत प्यार करती थी। ज्यों ज्यों मैं समझदार होती गई, माँ तमीज़ और अदब की शिक्षा मुझे सिखाती चली गई। मैं ये समझ गई कि कुंवरानी स्वामिनी है, अभी वो कुंवरी है। जब उसकी शादी हो जाएगी वो कुंवरानी हो जाएगी। हालांकि शादी तो ठाकुर जी से हो ही चुकी है, लेकिन कुंवरी अभी छोटी है। कुंवरी स्वामिनी है और मैं उसकी चाकर। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। इस मर्यादा को उल्लंघन में कभी कर नहीं सकती थी। छोटी सी उम्र में शील और विनय से रहना मैंने सीख लिया था। कुंवरी जी को मैं बाईजी राव कहकर पुकारती। कुंवरी मेरा नाम चंपा कहकर के मुझे बुलाती। कभी एक बार भी मैंने उसे उसके नाम से चंद्रवदन कुंवरी कहकर नहीं पुकारा। हम दोनों खूब हंसी ठिठोली करती, बाग में झूला झूलती, गीत गाती। सर्वत्र ही मैं कुंवरानी का एक अंग की भांति उसका पीछा करती रहती, उसका पीछा करती रहती, उसके साथ रहती। हम दोनों हमेशा साथ रहती, हंसती खेलती, लेकिन एक दूरी मर्यादा की हमेशा हम दोनों के बीच में मौजूद रहती। कभी एक बार भी मैंने उसको उसके नाम से नहीं पुकारा था। हम दोनों बाग में झूला झूलती थी, गीत गाती थी। हर तरफ मैं कुंवरानी का एक अंग सी बनी रहती थी। ठाकुर ने हमारे साथ के लिए 8-10 लड़कियां और जुटाई थी। सब गोलियां थी। कुछ घर जा थी, कुछ बाहर से आई थी। घर जा यानी कि अंदर से थी, और कुछ बाहर से आई थी यानी कि लाई गई थी। वो सभी गोलियां थी। हम जोलियों का जमाव वास्तव में बाईजी राव के दहेज के लिए किया जा रहा था। हम सब एक साथ खाती पीती, साथ साथ सोती थी, परंतु सभी अपने को बाई का चाकर समझती थी। अलग अलग तरह से सभी बाई जी ये यानी कुंवरानी की सेवा करती, उनका मनोरंजन करती थी। हालांकि सब सखियों की भांति रहती थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक मर्यादा की दूरी हमेशा मौजूद रहती थी। जो जो हम बड़ी और समझदार होती चली गई, हम समझती गई कि हम दहेज की दौलत है। हमारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अपना विवाह कभी नहीं होगा। हमारा भाग्य बाईजी राज के साथ में उनके भाग्य से बंधा हुआ है। उनका सुख दुख, उनका सुहाग अभाग हमारा सुख दुख है, हमारा सुहाग अभाग है। कुंवरी ठाकुर को बापू कहती थी, पर मैं बापू नहीं कह सकती थी। वो हम दोनों के बापू थे, लेकिन मैं तो बाहर की थी ना।
मैं उन्हें दाता कहती थी। यह मुझे सिखाया गया था। मेरी माँ उनकी पत्नी नहीं थी, पर वो मेरी माँ थी और वो उनकी औरत थी। मेरी माँ मुंह पर उन्हें सरकार अन्नदाता कहती और पीछे जब उनकी चर्चा होती तब घड़ी कहती। ठाकुर अक्सर गोद में बिठाकर मुझे प्यार करते थे। उनकी बेटी थी ना मैं। मेरी भोली भाली बातों से बहुत खुश होते थे वो। कोरी से कभी लड़ाई होती तो रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंद जाती थी। तब ठाकुर मुझे गोद में लेकर चुमकार कर पुचकार कर हर तरह से मेरा मान रखने की कोशिश करते थे। इस तरह मैं बड़ी हो गई। यूँ तो मैं चाकर थी, गुलाम थी, गोली थी, पर खूब ठसक से, राजसी ठाठ से, मौज मज़े से मेरा बचपन बीता। अब भाव क्या होता है मैंने नहीं जाना। मैं अपने में खुश थी। कभी मुझे अपनी स्थिति नहीं अखरी, अपनी गुलामी मुझे कभी चुभी नहीं। यहाँ तक कि जब गोरी के ब्याह में सब गोलियों के साथ मुझे भी दहेज में दे दिया गया और समूचे जीवन पर गुलामी की मुहर लग गई, तब भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। डोली में बैठती बार कोरानी जैसे होश मुझे मुझे भी थी। उनकी तरह मेरा भी एक डोमिनेंस था, मेरा भी एक प्रभुत्व था। मैंने कभी अनुभव नहीं किया था कि वह मेरा नहीं कोरानी का हुआ है। यद्यपि अब मैं यौवन की दहरी पर खड़ी थी। नजर बाग में उनकी अवाई की गढ़ी में धूम मची थी। वो राजा थे, राजेश्वर थे। उनकी सवारी के आगे धौसा बसता था। 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। आगे आगे पूरी फौज चलती थी। भाट और चारण विरद बखानते थे। बाईजी राज के साथ उनके ब्याह की चर्चा थी। इसी चर्चा को क्रियात्मक रूप देने के लिए वे गढ़ी में पधारे थे। ठाकुर का ठिकाना उनकी ही रियासत में था। ठाकुर उनका जागीरदार और रैयत ही था। इससे गढ़ी में राजा के स्वागत सत्कार की भारी धूम मच गई। मैं सहमी सी, कुछ चाव में, कुछ भय में, कुछ उद्वेग में डूबी सी। न जाने मन में कैसी भीतरी उथल पुथल चल रही थी मेरे भीतर। मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया था, न मुझे कोई काम दिया गया था। मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं था। गढ़ी में जैसे और सब लोग थे वैसी ही मैं भी थी। फिर भी न जाने क्यों एक अजीब सी गुदगुदी मेरे मन में हो रही थी। मुझे पता था ये मेरी शादी नहीं है। अकारण ही मैं हंसने लगती, मन में ऐसा समझती जैसे मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, बहुत व्यस्त हो गई हूँ। कभी कभी दौड़ धूप करने लगती बिना काम के। मैं अक्सर काम में फंस जाया करती। बाईजी राज की अटारी गढ़ी में जनानी ड्योढ़ियों की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी। वहां बड़ी धूमधाम थी। कुंवरी कुछ खुश थी या नहीं मुझे नहीं पता, पर वो न मेरी तरह हंसती थी न चुलबुलाहट में इधर उधर दौड़ लगाती थी। एक प्रकार से सुस्त सी, कुम्भलाई सी, अक्सर पलंग पर पड़ी रहती। जब मैं उनके पास जाती तब वो क्या कहती ये मैं नहीं जानती थी, पर उनको इस तरह देखने पर मैं मुंह में आंचल ठूसकर हंस देती और वहां से भाग खड़ी होती थी। हकीकत ये थी कि महाराज की हवाई की गढ़ी में जब से धूम मची थी, मेरा मन उन्हें देखने को मानो सबसे ज्यादा आतुर हो रहा था। उसी भांति कुंवरी का भी। सच पूछो तो उनका इस तरह मेरी ओर देखने का अर्थ कुछ था। उन्हें किसी तरह देखने भर की इच्छा मुझे दिखाई देती थी उनकी आंखों में। वो देखना चाहती थी एक बार उनको, जो होने वाले उनके जीवन भर के संगी। जैसे वो आंखों ही आंखों में मुझसे पूछती थी, क्योरी कैसे है वो जिनके आगे धौसा बसता है, जिसके पीछे तोपें छूटती हैं, बरकंदाज सिपाही प्यादे आगे पीछे दौड़ते हैं, सरदार हाकिम जी हिजूरी में लगे रहते हैं जिन पर मोरछल ढरता है, चारण भाट जिनका विरद बखानते हैं, और सबसे अधिक ये कि बाबू ठाकुर हमारे दाता उन्हें अन्नदाता कहकर पुकारते और उनकी चर्चा करते हैं। उनके साथ इतनी भीड़ गढ़ी में घुस पड़ी कि तिल धरने की जगह न रही। चारों ओर जहां तक आंखें जाती भीड़ ही भीड़, आदमी ही आदमी, सिर ही सिर। कहीं हाथी मैदान में खड़े सूंड हिला रहे हैं, कहीं घोड़े हिनहिना रहे हैं। पांत की पांत यानी लाइन लगी हुई थी। अब अवलक, सब्जा, कुम्मैत, बछेरा, पच कल्याणी, जगह जगह यही चर्चा।
साइज घोड़ों की मलाई दलाई में लगे हुए हैं। घोड़े घी और राताव खा रहे हैं। हाथियों के लिए रोट बड़े बड़े मोटे मोटे सेके जा रहे हैं। भिश्ती बराबर मैदान में पानी छिड़क रहा है। धूल लेकिन दबती ही नहीं। गढ़ी का सारा मैदान रावटियों से भर गया। उनमें राजपूत हैं, सरदार हैं, गुमाश्ते हैं, कारभारी है, सिपाही है, बरकंदाज है। हे राम, एक आदमी के साथ इतने आदमी, हाथी घोड़े प्यादे सिपाही। पर वो आदमी है कहाँ? यही तो असल बात थी जिसे मैं जानना चाहती थी, देखना चाहती थी। पर ये क्या मुझ कोली के लिए कोई आसान बात थी? कोरी का मन भी ठीक नहीं था, कभी ठीक रहता भी ना था। सदैव से ही वो मित भाषणी थी, यानी कि कम बोलती थी, काम की बात बोलती थी, बहुत कम हंसती थी। और ये तो मैं कह ही चुकी हूँ कि रंग उनका सांवला था। मैं ऊपर वाले की कृपा से गोरी चिट्ठी थी, फिर भी रानी तो वो ही थी ना, मैं तो बांदी थी। कोई भी देखता ही पहचान जाता कौन रानी है कौन बांदी है। दाता बहुत व्यस्त थे, सभी मेहमानों की खातिर तवज्जो में लगे हुए थे। वो अपने कामदार तन सुखराय के साथ सलाह मशविरा करने में, बातचीत करने में व्यस्त थे। कभी कभी थोड़ा चिंतित भी दिखते थे। अपने भोजन और वस्त्र का तो उन्हें ध्यान ही नहीं था। अटाले में रसोई की जबरदस्त तैयारी थी। कितने बकरे मेंढे काटे गए थे, भांति भांति के मांस से व्यंजन बन रहे थे। दिल्ली और जयपुर के मशहूर हलवाई पकवान और मिठाइयाँ बना रहे थे। वे सब देख आती और जो देखते कुंवरी को आके सुना देती। सुनकर कुंवरी कुछ कहती नहीं, केवल उसी भांति बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रहती। उस देखने का अर्थ था एक सवाल, क्या उनको तूने देखा? और मैं जैसे भी बने उन्हें देखने को फिर वहां से भाग जाती। सांझ का झुरमुटा हो गया था। गढ़ी में दीपावली की तैयारियां हो रही थी। खवास और नाई मसालों को जलाकर कुप्पियों में उन पर तेल गिरा रहे थे। बहुत लोग इधर उधर से आ रहे थे, जा रहे थे, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर। अन्नदाता उस समय कहाँ होंगे, ये मन में सोच विचार करती हुई मैं ड्योढ़ियों के पिछवाड़े नजरबाग में जा पहुंची। राजा ड्योढ़ियों के पिछवाड़े वाले बड़े कमरे में ठहरे थे, ये मुझे मालूम है। कई दिनों से मैं ड्योढ़ियों का सजा सजाया हिस्सा के बारे में सुन रही थी कि वहाँ पे बड़ी सजावट चल रही है ड्योढ़ियों पर। 2 नए द्वार बनाए गए हैं, नया रंग रोगन हुआ है, नए पलंग कुर्सी पंखे लगाए गए हैं। कई बार मैं स्वयं जाकर वहाँ की धूमधाम देख के आ चुकी होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ कुछ खास और भी है। इसलिए ये तो मैं नहीं जानती थी कि राजा का डेरा भी यहीं पर है, इसी कमरे में। ये किसको पता? मुझे भी नहीं पता था। कमरे की एक खिड़की इसी तरफ नजरबाग की तरफ खुलती थी। उस खिड़की की राह राजा को देखने के इरादे से मैं नजरबाग में जा पहुंची। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, पर सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। बारी में से होकर कमरे की तेज रोशनी छन रही थी। कमरे में विलायती झाड़ी की रोशनी का प्रबंध किया गया था, यह मैंने देखा था। ये बारी बहुत ऊंची थी। बारी से राजा को कैसे देखा जाए, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ क्षण तो मैं असमंजस में खड़ी रही। बारी के पास ही हरसिंगार का एक झाड़ था। झाड़ की घनी डालियां बारी तक पहुंच रही थी। बहुत बार खेल खेल में मैं इस हरसिंगार की डालियों पर चढ़कर ढेर से फूल चुन के लाई थी। पहले की बात है। इस बार भी मैं राजा को देखने के इरादे से झाड़ पर चढ़ गई। चढ़कर उस खिड़की की ओर बढ़ी हुई डाल पर आगे की ओर झुककर मैं खिड़की के भीतर झांकने लगी। राजा भीतर क्या कर रहा है, ये देखने की उत्सुकता में मैं भूल गई कि अकेली डाल बेचारी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगी। मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ अब। आखिर बाल बुद्धि थी ना, मैं अपने शरीर का सारा बोझ डाल दिया, उस खिड़की पर झुक गई और डाल चरमराकर टूट गई। मैं ओंधे मुंह धरती पर आ गिरी। मेरे मुंह बाल कपड़ों में सब जगह धूल ही धूल भर गई। चोट भी लगी। मैं उठ के खड़ी हो रही थी। खींच और चोट के साथ दर्द से मैं रोना चाह रही थी। किसी ने अचानक अंक में भरकर मुझे उठा लिया, मेरे कपड़ों की धूल झाड़ी और मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया। तब मैंने सुना एक सर्वथा अपरिचित कंठ स्वर, चोट तो नहीं लगी? रोना और चोट का दर्द मैं भूल गई। मैंने उलटकर देखा। उस अंधेरे में भी उनके कान के हीरे साफ चमक रहे थे। उज्ज्वल परिधान, कुसमल पाग, कंठ में मोतियों की माला, जतन से सवारी और कान की ओर चढ़ाई हुई मूछें, बड़ी बड़ी तेजपूर्ण आंखें, भव्य व्यक्तित्व।
मैं तो ठहरी बालिका, अनाड़ी, मूर्खा, ये समझने में मुझे लेकिन एक भी क्षण देर नहीं लगी कि स्वयं महाराज धीराज ही मेरे सम्मुख विराजमान है। उन्होंने मेरी मूर्खतापूर्ण करतूत देख ली है। उन्होंने मुझ मूर्खा को दया करके उठाया है। उन्हीं का सुख स्पर्श और उन्हीं का कृपा वचन मुझे अभी अभी उपलब्ध हुआ है। मैंने राज परिवार में अदब कायदा तमीज की शिक्षा पाई थी, इसलिए मैंने सिर झुकाकर हाथ बांधकर अरदास की, घड़ी खम्मा अन्नदाता। राजा ने कोमल स्वर से कहा, चोट तो नहीं लगी? न, नहीं अन्नदाता। कौन है तू? चाकर हूं अन्नदाता। यहाँ क्या कर रही थी? घड़ी खम्मा, तकसीर माफ हो अन्नदाता, मैं हुजूर के दर्शन करने के इरादे से बारी में झांक रही थी। राजा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे वो हाथ तो मुझसे भी अधिक नर्म गर्म था। मुझे खींचते हुए वो एक तरफ ले चले, पतंग जैसे डोर से अपने आप खींची चली आती है। मैं भी उनके साथ हो ली। नज़र बाग में एक बकराने की चौकी पड़ी थी। वहाँ बैठकर उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा। एक मुस्कान की रेखा उनके होठों पर और आनंद की चमक उनकी आंखों पर चमक गई। कुछ देर वो मुझे देखते रहे, उस अर्ध अंधकार में, जैसे कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित भाव से। फिर बोले, तेरा क्या नाम है? मैं चंपा हूं अन्नदाता। किसकी चाकरी में है तू? बाईजी राज की अन्नदाता। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर हंसकर बोले, तेरी बाई ने तुझे यहाँ भेजा था? नहीं अन्नदाता, ये तकसीर तो मैंने ही की थी, मुझसे ही चूक हुई। मैंने हाथ बांधकर कहा और सिर नीचा किए मैं चुपचाप खड़ी रही। बहुत देर तक राजा कुछ नहीं बोले। शायद मेरे रूप, मेरे नवयौवन, मेरे विनय को मन ही मन तौल रहे थे। फिर एकदम से भावावेश में आ गए। बोले, चंपा जा मेरे लिए दारू लेके आ। और मैं, घड़ी खम्मा अन्नदाता, ये बोलकर एक बार अच्छी तरह से उनको प्रणाम करके मैं वहां से भाग ली। गरम तवे पर दारू मैंने कभी पी नहीं थी, हाथ से छुई भी नहीं। कुंवरी की अटारी में दारू का निषेध था। राजपुरोहित पंडित सोमनाथ ने कुंवरी को दारू के गुणदोष बताए थे। ये वे मैंने भी समझे थे। कुंवरी बहुत कोमल, समझदार और एक प्रकार से भावुक स्त्री थी। वो दारू से घृणा करती थी। कभी कभी दारू के विरुद्ध मत भी अपना प्रकट करती थी। मेरा मत भी कुंवरी से मिलता था, पर माँ को मैंने दाता को दारू देते देखा था। दाता सदैव माँ के यहाँ आकर दारू नहीं पीते थे। वो नित्य वो माँ के कमरे में जाते भी नहीं थे। जब आते थे बहुत देर बाद केवल सोने के लिए आते थे। उनका आरोगना, दारू पीना, खाना पीना सब बाहर ही होता था। उनके गोले चाकर उन्हें ये सब बाहर ही जुटाते थे। पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि दाता माँ के कमरे में ही दारू पीते, कांसा भी आरोगते और वहीं रात्रि को सोते भी थे। उस दिन माँ को बहुत से नए प्रबंध करने पड़ते। माँ उबटना लगाकर आचूड़ स्नान करती थी, नई पोशाक धारण करती थी, इत्र फुलेल लगाती थी, बढ़िया पान के बीड़े लगते थे। माली बहुत सी फूल मालाएं और गजरे लगाता था। रसोड़े में विविध पकवान और मांस पकते थे। हम सब उस दिन इन सब तैयारियों में जुटे रहते थे और दारू की बोतलें तीसरे ही पहर निकालकर बर्फ में दबा दी जाती थी। उस दिन दाता भी बड़े ठाठ से माँ के यहाँ आते थे। ये स्नान करके नई पोशाक धारण करते थे। उनके साथ 2-4 गोले खवास हुआ करते थे। मिठाइयाँ, इत्र, फूलमालाएँ वही लाया करते थे। उस दिन सूर्यास्त से कुछ पहले ही दाता जनाने में पधार जाते थे। पधारने पर पहरे लग जाते थे। ऊपर चांदनी में जाजिम बिछ जाती थी, मसनदें तन जाती थी और भुने हुए मांस प्लेटों में चुन लिए जाते। उस दिन माँ बहुत व्यस्त रहती थी। व्यस्त हमें भी रहना पड़ता था। पर जब दाता मसनद पर विराजमान हो जाते तब माँ हमें एक संकेत करती थी और हमें छुट्टी मिल जाती थी। दाता के गुलाम चाकर भी छट जाते थे। एक आध पहरे पर हाजिर रहता था, एक आध गोली भीतर रहती थी। जो दाता माँ के साथ अकेले रहना पसंद करते थे। परंतु इन सब बातों से, इस प्रबंध से मुझे बड़ा कौतूहल होता था। दारू के विषय में बुराई तो बहुत सुनती थी, पर दारू की इतनी धूमधाम देखकर मन में होता था, ये दारू है तो जरूर कोई भारी चीज।
और ये पी कैसे जाती है, ये देखने जानने की मेरे अंदर दुर्दम्य लालसा थी। प्रायः मैं मन में इस लालसा को दबा नहीं पाती थी। अक्सर छिपकर बहुत देर तक, रात तक माँ का और दाता का दारू पीना मैं देखती रहती थी। बहुत सी बातें मैं जान गई थी, बहुत सी समझ गई थी। दाता आग्रह करके माँ को दारू पिलाते, उसकी जूठी खुद पीते। एक दो पैक पीने पर दोनों की हरकतें, चेष्टाएं बदल जाती थी। उनकी बातचीत, उनकी भाव भंगिमा, उनका व्यवहार सब देखकर मैं छिप छिप कर हैरान होती थी। बिना पिए पिए मुझे लगता था मुझे ही दारू का नशा चढ़ गया है, और कलेजा मेरा धक 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 धड़कने लगता था। फिर मैं अपनी गुदड़ी में आके घुस जाती और सोचा करती थी मैं, इसी प्रकार कभी न कभी दारू मुझे भी पिलानी पड़ेगी क्या? किसी न किसी को तो पिलानी ही पड़ेगी, पर किसको? मैं ये सोचने लगती, पर मेरे पास उत्तर नहीं था। आज अचानक अकस्मात अन्नदाता ने जब मुझे दारू लाने को कहा, तब मुझे उन संक्षिप्त दो शब्दों की आज्ञा के साथ उनके नेत्रों में जो चमक निकली, उससे तो मेरा कलेजा पांसों उछलने लगा और मैं पसीने में नहा गई। मेरा रोम रोम थर्रा उठा। मैंने सोचा, हे राम, आज अभी अन्नदाता को दारू पिलानी होगी। मेरे शरीर के प्रत्येक रोमकूप नेत्र बन गए थे और उन सब चित्रों को विविध रंगों में देख रहे थे जो मैंने छिपकर माँ और दाता के दारू आरोगने के समय में देखे थे। इन सब चित्रों पर मेरा नवयौवन, मेरी चाह, मेरी लालसा और साथ ही डर से भरी हुई आशंका, घबराहट, इन सब ने मिलकर मुझे अधमरा कर डाला था। मैं भागी जा रही थी, जैसे सूखा पत्ता आंधी की झपेट में घूमता, पेच खाता, उड़ता रहता है। पर मैं जाऊं कहाँ? दारू मुझे कहाँ मिलेगी? कुंवरी की अटारी में तो है नहीं, दाता से कहना संभव नहीं, वहाँ भीड़ भाड़ में मेरा पहुँचना संभव नहीं था। पर मुझे वो सब तैयारी भी तो करनी चाहिए थी जो मैं छिपकर माँ को करते हुए देख चुकी थी। मैंने सोचा, पहले मुझे नहा धोकर पोशाक बदल लेनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी नहाई। जो पोशाक बढ़िया से बढ़िया मुझे दिखाई पड़ी, जो समझ में आई, मैंने पहन ली। आंखों में काजल डाल लिया, गालों पर विलायती पाउडर चिपका दिया, माथे पर बिंदी लगा ली। इत्र मेरे पास में था, एक बड़ा रेशमी सा रुमाल भी मैंने ले लिया। उसे मैंने इत्र से सराबोर कर दिया और बार बार मैं उसको अपने मुंह पर फेरने लगी। पचासों बार मैं कांच के सामने खड़ी हुई। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं बौखला गई थी, मेरी मति मारी गई थी। मैं अपना मुंह देखते न अघाती थी। मुंह की ही क्या बात, में तो अपने अंग के एक एक उभार को देख रही थी। अजी देखे नहीं रही थी, आंखों में नाप तोल भी कर रही थी। आज तक मैंने न जाना था कि मैं यौवन की दहलीज में कदम रख चुकी हूँ। मैं जवान हो चुकी हूँ। जवानी की कितनी दौलत मेरे पास है, आज मैंने पहली बार देखा। अब आप हंसिए, आप हंस सकते हैं, बिल्कुल। मैं अपनी समूची दौलत को वस्त्रों में लपेटे अपने निपट अनाड़ीपन से उसे राह में बिखेरती गिराती अपनी कोठरी की तरफ भाग चली। वहाँ मैंने कुछ भी न छोड़ा, सब कुछ लाद लिया और फिर मैं आ गई अपनी माँ के पास। माँ अकेली पलंग पर लेटी थी, एक खवासिन उनके पैर दबा रही थी। मैंने आते ही घबराहट भरे स्वर में माँ से कहा, माँ, उन्होंने दारू मांगी है। किसने? अन्नदाता ने। एक मिनट के लिए माँ चुप रही, फिर कहा, क्या दाता ने? नहीं, अन्नदाता ने, दरबार ने। माँ एकदम चमककर पलंग पर बैठ गई। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, क्या कहा? दरबार ने दारू मांगी है तुझसे? हाँ माँ। मेरा मुंह सूख रहा था, कलेजा धड़क रहा था। माँ ने सिर से पैर तक घूर कर मुझे देखा। मैंने जो नया श्रृंगार किया था उस पर उनकी नज़र ठहर गई। फिर उन्होंने खवासन को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। इशारे से काम चल गया, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एकांत होने पर उन्होंने धीरे से कहा, तुझे दरबार के दर्शन कहाँ हुए? नजरबाग में। वहाँ तू क्या करने गई थी? मैंने घबरा कर कहा, मैं तो बस उस तरफ ऐसे ही चली गई थी। अन्नदाता क्या वहाँ थे? वो नजरबाग में टहल रहे थे। ओह, और कोई भी वहाँ था? अकेले दरबार ही थे और कोई नहीं था वहाँ पर। ये कितनी देर की बात है? बस अभी शाम की। मैंने दीवार की घड़ी पर नजर डाली। ओह भगवान, 9 बज गए।
उन्होंने कहा, अब तो 9 बज रहे हैं। मैंने भी घड़ी की ओर देखा, इतना समय बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। नहाने धोने श्रृंगार करने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए मैंने। मैं भय से डर के मारे पीली पड़ गई। मैंने कहा, मूर्खा, तुझे तुरंत मुझसे कहना चाहिए था। वो झपटकर पलंग से उठ खड़ी हुई। खवासीन को उन्होंने आवाज देकर अपनी खास बांधी कैसर को तुरंत भेजने को कहा। भेजो कैसर को जल्दी। कुछ ही देर में कैसर आ गई। कोई 25 बरस की छरहरी युवती थी वो, माँ की पलंग दासी, सुंदरी, चतुर और राज सेवा में निपुण। केसर के आने से पहले माँ ने धीरे से मुझसे पूछा, कोरी से तो नहीं कहा तूने? नहीं, किसी से नहीं कहा। कहना नहीं, होशियार रहना, दरबार को नाराज मत कर देना, अक्ल से काम लेना। मैं केसर को तेरे साथ भेज रही हूँ, लेकिन वो बाहर रहेगी, अंदर तू ही जाएगी। ये कहकर माँ ने बर्फ में दबी 2 श्रेष्ठ मेवे की दारू की बोतलें निकालकर तौलिए में लपेटकर मुझको पकड़ा दी और मैं उन्हें बगल में दबाकर बोली, माँ, इतनी देर जो हो गई है, दरबार कहीं सो तो नहीं गए होंगे? ये सब पूछताछ कैसर कर लेगी, तू जा, साथ में जा। पर तेरे को दारू देना आता है? मैंने सिर हिला दिया, हाँ आता है। माँ ने क्षण भर मुझे नख से शिख तक देखा। इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। फिर झटपट 1-2 गहने मेरे कंठ में डाल दिए। एक मोती की लड़ मेरे बालों में खोस दी। आंख का फैला हुआ काजल आंचल से धो दिया। गालों पर फिर से पाउडर लगा दिया और कहा, जा, पर घोड़ी की तरह दौड़ते हुए मत जाना, जिससे पसीना पसीना हो जाए कहीं तो। कायदे से जा। मैंने डरते हुए कहा, माँ, अन्नदाता गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? केसर सब ठीक कर लेगी, जा। मैंने संकेत से केसर को सब कुछ कह दिया और मैं चल दी। उन दोनों बोतलों को बगल में दबाए। कलेजा मेरा धड़क रहा था, धक 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 धक। रक्त की प्रत्येक बूंद मेरे बदन में उछल रही थी। मेरे पैर मशीन की तरह यंत्रवत उड़े चले जा रहे थे। मेरे होश हवास ठिकाने पर थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। मैं जैसे हवा में उड़ी चली जा रही थी अथवा गर्म तवे पर ऐसा लग रहा था चल रही थी गर्म तवे पर। ये मेरी शायद बहुत खास दिन आज का होने वाला था, मेरी ज़िंदगी का, और वो क्या होने वाला था मुझे नहीं पता। इसके आगे की कहानी गोली के अगले भाग में पेश होगी। इंतज़ार कीजिएगा, सिर्फ 2 दिन के भीतर अगला अंक पेश हो जाएगा। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी। रेडियो हिंदुस्तान।